हेलो स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो है सीयूटी की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। आज की क्लास होने वाली है हिस्ट्री की। जिन्होंने हिस्ट्री अपना डोमेन सब्जेक्ट लिया है उनके लिए क्लास होने वाली है किनशिप कास्ट एंड क्लास। ये आपका आज का चैप्टर है, क्लास 12 चैप्टर 2। और इस चैप्टर में हम लोग वो सारी चीजें कवर करने वाले हैं जो सीयूटी में आने वाली हैं। ठीक है, सीयूटी के पर्पज से आती हैं, उस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट इस क्लास को वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं जो अभी क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो साथ साथ में नोट्स बनाते रहो, ठीक है, साथ साथ में पढ़ते रहो, चीजों को समझते रहो। अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है किनशिप कास्ट एंड क्लास। पिछले चैप्टर्स में हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में है, ठीक है, और जो न्यू किंग्स थे उनके बारे में है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो हमारी इंडियन सोसाइटी थी अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन, उसको किस तरीके से बांटा गया था, क्या क्या चीजों में लिखा गया है, इम्पोर्टेंट बुक्स कौन सी है, किस किस तरीके की प्रैक्टिसेस होती थी। ये सारी की सारी चीजें आज हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमने पढ़ा था वेदों के बारे में। तो सबसे पुराना जो वेद है हम लोग उसको कहते हैं ऋग्वेद। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है, बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है इसमें। तो ऋग्वेद में एक पोर्शन है जिसको कहा जाता है पुरुष सूक्ता, जिसमें 4 वर्णास लिखे गए हैं, ठीक है। पुरुष सूक्ता में 4 वर्णास लिखे गए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कुछ वर्ड्स हैं वो होते क्या हैं, कुछ टर्म्स दिए गए हैं उनका क्या मतलब होता है। मैं दोबारा कह दूं कि नोट्स बनाते चलो। तो सबसे पहली चीज, एक वर्ड आता है किनफोक। किनफोक का क्या मतलब होता है? पीपल हु आर रिलेटेड बाय ब्लड एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर्स। ऐसे लोग जो जिनमें खून का रिश्ता हो और मतलब एक ही पीढ़ी से चले आ रहे हो, मतलब एक ही फैमिली या एक ही कुल से चले आ रहे हो, उनको हम लोग किनफोक कहते हैं। ओके, पीपल हु आर रिलेटेड बाय ब्लड एंड शेयर कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। ऐसे लोग जिनमें ब्लड रिलेशन हो और कॉमन एंसेस्टर हो। फिर आता है गोत्र। तो गोत्र जो है इसको हम लोग हिंदू क्लैन में मानते हैं कि जो पैटर्नल लीनेज चला रहा है, जो फादर की तरफ से जो लाइन चली आ रही है उसमें हमें गोत्र मिलता है, ठीक है, उसको हम लोग गोत्र कहते हैं। इसको यूजुअली सैंट या सेज भी कहा जाता है, ठीक है। अब आता है जाति। जाति क्या होती है? तो जाति से तो आप हर लोग जानकार हैं कि जातियां क्या होती हैं, इसको सब, बट हिस्ट्री की लैंग्वेज में सब ग्रुप ऑफ वर्ना। वर्ण ऐसे थे जो ऑक्यूपेशन बताते थे कि अगर ये इंसान है, ये काम करता है तो ये इस वर्ण से बिलोंग करता है, ठीक है। बट बाद में क्या हुआ, पता चला कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वर्ण में फिट नहीं आते थे, तब जातियां बनाई गई थी, तो उसको हम लोग जाति कहते हैं, ठीक है। तो उसको सब ग्रुप ऑफ वर्ण कहते हैं। ओके, अब आ जाते हैं, इतना वर्ण वर्ण पढ़ रहे हैं तो वर्ण होता क्या है। तो वर्ण, सबसे पहली चीज, वर्ण जो थे वो 4 तरह के होते हैं। ओके, उसमें बताया गया था कि किस किस वर्ण को क्या क्या काम करना होता है। पहला जो मतलब इनका एक सीरीज बताया गया है, एक ऑर्डर बताया गया है कि सबसे ऊपर कौन होता है, उसके बाद कौन होता है, उसके बाद कौन होता है। ओके, तो ब्राह्मण ये सबसे ऊपर कंसिडर किए जाते हैं। इनका काम क्या होता था? स्टडी एंड टीच वेदास, ये इनके मेन काम होते थे, ठीक है। फिर आते हैं क्षत्रिय। ये वॉर्स लड़ते थे, ठीक है, लोगों को बचाते थे, मतलब लोगों की रक्षा करते थे, ये इनका धर्म होता था। ये किंग्स होते थे जनरली, वेद को पढ़ते थे ये। ओके, सैक्रिफाइसेस करते थे, सैक्रिफाइस का मतलब है यज्ञ। ओके, सैक्रिफाइसेस करते थे, गिफ्ट्स देते थे, मतलब दान किया करते थे ये। थर्ड आते हैं वैश्य। वैश्य जो थे ये ज्यादातर एग्रीकल्चर करते थे और ट्रेड करते थे और पशुपालन करते थे, मतलब जानवरों को पालते थे।
एंड देन शूद्र। शूद्र जो थे इनको लास्ट कैटेगरी में रखा गया था और इनका काम होता था टू सर्व द थ्री हायर वर्णास, मतलब जो ऊपर के 3 वर्ण हैं उनकी सेवा करना। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना इनका काम होता था। शूद्र को ये काम दिया गया था। शूद्र से एक वर्ड निकल के आया है अछूत, जिसको हम लोग कहते हैं अनटचेबल्स। ओके, अब आप खुद देख सकते हो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में सारे के सारे काम नहीं आते। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑक्यूपेशंस है जो ये नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो गोल्ड स्मिथ है, जो सुनार होते हैं, जो कुमार होते हैं, उनका तो कहीं पे ये मेंशन नहीं किया गया है। तो जब ऐसे लोग देखने को मिले जो इसमें फिट नहीं आ रहे थे, जो वर्ण में फिट नहीं आ रहे थे, तब जातियां बनाई गई थी और जातियों में वो सारे के सारे काम बताए गए थे जो वर्ण में नहीं आते। ओके, आई होप आप लोगों को वर्ण और जाति का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। इसका ऑर्डर याद रखना, क्योंकि सीयूटी में पूछ सकता है कि किसके बाद कौन सा आता है, या आपको ये दे देगा कि इसको ऑर्डर में लिखिए। ओके, अब बात आती है हमारी मनुस्मृति है। ठीक है, मनुस्मृति जो है वो फर्स्ट हैंड रिटन बुक है। फर्स्ट हैंड रिटन बुक, ठीक है, हस्तलिखित पुस्तक कहा जाता है, हैंड रिटन बुक। इसका नाम है मनुस्मृति। नाम याद कर लो, अगेन सीयूटी रिलेटेड क्वेश्चन कि कौन सी फर्स्ट हैंड रिटन बुक है, तो दैट इज मनुस्मृति। अब मनुस्मृति में हमें 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस बताए गए हैं। ठीक है, 8 तरह की शादियां, जिसमें 4 शादियां जो हैं वो गुड बताई गई हैं, मतलब अच्छी शादियां बताई गई हैं, और जो 4 है वो बुरी बताई गई हैं, बैड बताई गई हैं, कि मतलब ऐसी नहीं होनी चाहिए। 4 गुड कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गई ब्रह्मा, ब्रह्म विवाह कहते हैं इसको संस्कृत में। एक होता है देव विवाह, अर्श विवाह, एंड देन प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह, ये सारी की सारी जो शादियां हैं दे आर कंसिडर्ड एज गुड वेडिंग्स। ओके, एंड बैड में कौन कौन सी आती हैं? असुर विवाह, गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह, पिशाची विवाह एंड राक्षस विवाह। ये सारी के सारी बुरी शादियों में आती हैं। अब शादी की बात हो ही रही है तो शादी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट था, इसको रूल ऑफ गोत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है सीयूटी में कि गोत्र के क्या रूल थे। तो गोत्र के सिर्फ 2 ही रूल थे, रूल्स ऑफ गोत्र। फर्स्ट रूल था कि सेम गोत्र वाले लोग शादी नहीं कर सकते। ठीक है, कांट मैरी। अगर सेम गोत्र के लोग हैं तो वो आपस में शादी नहीं कर सकते। दूसरा रूल क्या था? वो औरतों के लिए था कि जो लड़कियां होती हैं उनको शादी के बाद, आफ्टर मैरिज, अपने फादर का जो गोत्र होता है उसको छोड़ना होता है। ठीक है, अपने फादर के गोत्र को छोड़कर अपने हस्बैंड के गोत्र को अपनाना होता है। ठीक है, सेकेंड रूल में ये कहा गया है कि जो लड़कियां होती हैं वो शादी के बाद अपने फादर के गोत्र को छोड़कर हस्बैंड के गोत्र को अपनाती हैं। ओके, और सेम गोत्र वाले शादी नहीं कर सकते। जैसे अभी कुछ लोग हैं, जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग अनमैरिड हो, ठीक है, तो आपके फादर का गोत्र आपको मिला हुआ है। जब आपकी मैरिज हो जाएगी, ये लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है, ध्यान से सुनो। ओके, जो लड़कियां अभी अनमैरिड हैं ये उनके लिए है कि अभी उनके पास उनके फादर का गोत्र होता है, अपने उनके फादर के गोत्र से उनको रिलेट किया जाता है। लेकिन जब उनकी शादी हो जाएगी तो उनको उनके हस्बैंड के गोत्र को अपनाना पड़ेगा, और सेम गोत्र वाले लोग शादी नहीं कर सकते हैं। ये रूल्स हैं गोत्र के। ओके, सिर्फ 2 ही रूल्स हैं। अब शादी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, जैसे एंडोगैमी। एंडोगैमी क्या होती है? मैरिज विद इन अ यूनिट, मतलब जैसे आपकी ही जाति में शादी करना होता है ना। अरेंज मैरिजेस में बहुत लोगों ने ये बात सुनी होगी कि अरे अपनी ही जाति में शादी करनी है, तो उसको एंडोगैमी कहा जाता है। ठीक है, रेफर्स टू मैरिज विद इन अ यूनिट। एंड एक्सोगैमी तो उसका अपोजिट हो गया, रेफर्स मतलब अपनी यूनिट में शादी नहीं करना, अपनी यूनिट के बाहर शादी करना। विद इन, सॉरी, outside, not within, outside the unit। और भी कुछ वर्ड्स हैं जैसे पॉलीगैमी,
इसमें कहा, इसका मतलब है एक ऐसा आदमी जिसकी बहुत सारी बीवियां हों, ठीक है। men having several wives। आपका एक होमवर्क है, आपके लिए मैं एक काम देती हूँ कि आप मुझे एंडोगैमी, एक्सोगैमी और पॉलीगैमी के एग्जाम्पल्स देना कि हाँ ये थे जिनकी बहुत सारी बीवियां थी, या ये थे जिनकी बहुत सारे हस्बैंड थे, या इन्होंने आउटसाइड यूनिट शादी करी थी। पोलीएंड्री होता है, इसमें एक औरत के, एक लड़की के बहुत सारे हस्बैंड होते हैं। विमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, जैसे द्रौपदी, उनके बहुत सारे, उनके 5 हस्बैंड थे ना, 5 पांडव उनके पति थे, ठीक है। चलो, द्रौपदी और ये जो पांडव हैं, ये कौन से उसमें बताए गए हैं, कौन से लेसन में बताए गए हैं, कौन से बुक में बताए गए हैं, बताइए। तो ये बताए गए हैं महाभारत में, ठीक है। महाभारत में इसका मेंशन मिलता है। महाभारत जो है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जनपद थे पहले, तो एक जनपद था जिसका नाम है कुरु। कुरु जनपद की कैपिटल थी हस्तिनापुर। अब सबको समझ आ गया होगा, हस्तिनापुर आ गया तो हाँ, हस्तिनापुर से ही तो महाभारत की शुरुआत हुई थी। अब मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं आपको पूरी की पूरी स्टोरी बताऊं, तो जो जनरल स्टोरी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो महाभारत है, ये महाभारत का जो युद्ध है, उसको माना जाता है 2 भाइयों के बीच में, ठीक है। सगे नहीं, ग्रुप्स ऑफ कजिन्स, ठीक है। अब ग्रुप्स ऑफ कजिन में 2 आते थे, एक तरफ थे पांडव और दूसरी तरफ थे कौरव। पांडव 5 थे और कौरव 100 थे, ओके। और ये जो वॉर हुई थी, ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था, ये माना जाता है लैंड के लिए, पावर के लिए, ठीक है, थ्रोन के लिए, गद्दी के लिए ये युद्ध हुआ था, ठीक है। वॉर ये इस चीज के लिए हुई थी। आज तक हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो महाभारत की बुक से है। आज तक महाभारत के कितने वर्जन्स लिखे गए हैं, या कितने वर्सेस लिखे गए हैं? 1,00,000 वर्सेस आज तक इसके लिखे गए हैं, ओके। और ये क्या चीजें दिखाती हैं, क्या क्या चीजें इसमें बताई गई हैं? तो ये डिस्क्राइब करती हैं बैटल को, जो फॉरेस्ट थे हस्तिनापुर के, वो प्लेसेस जो थे हस्तिनापुर के, सॉरी हस्तिनापुर के नहीं, महाभारत के सेटलमेंट्स को, किस तरीके से लोग रहते थे, क्या क्या प्रैक्टिसेस थी, सब चीजें मेंशन की गई हैं महाभारत में। महाभारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इंद्रप्रस्थ, ठीक है। इंद्रप्रस्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे बताओगे कि आज के समय में इंद्रप्रस्थ कौन सी जगह है, ठीक है। इंडिया के कौन से पार्ट में आज के समय में इंद्रप्रस्थ है? अब जो महाभारत है, उसके बहुत सारे वर्जन्स बने हैं, बहुत सारी वर्सेस बनी है, बट इसकी ओरिजिनल स्टोरी किसने पहुंचाई थी? मतलब हमें कैसे पता कि महाभारत के युद्ध में यही चीजें हुई थी, पांडवों ने ऐसे वार किया था? जब अगर कभी आपने महाभारत टीवी पे देखी हो या महाभारत की बुक देखी हो, तो उसमें एक एक छोटी से छोटी डिटेल बताई गई है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कैसे बाण चलाए थे, या भीम कैसे लड़े थे, हर डिटेल दी गई है। तो इतनी छोटी सी छोटी बात कैसे लोगों को पता चली? तो ये पता चली थी चैरियटर से। जब वॉर हो रही थी तो उसी के बीच में कुछ लोग थे जो उस वॉर को लिख रहे थे, लोगों तक पहुंचा रहे थे, लोगों को बता रहे थे, ठीक है। मेन कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है महाभारत? तो इसको संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। महाभारत को डायनामिक टेक्स्ट कहा गया है, ठीक है। डायनामिक टेक्स्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये समय के साथ साथ आगे बढ़ रही है, ठीक है, समय के साथ साथ बड़ी हो रही है, समय के साथ साथ धीरे धीरे एक तरीके से हम कह भी सकते हैं कि बदल रही है, क्योंकि हर इंसान आज के समय में महाभारत को अपनी लैंग्वेज में लिख रहा है, अपनी भाषा में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से ये डायनामिक टेक्स्ट है, ओके। अब बात आती है कि जब ये सब चीजें चल रही थी तो ये सारे रूल्स ब्राह्मण्स ने बनाए थे, वर्णास, जाति, ये एंडोगैमी, पॉलीगैमी, पोलैंड्री, ये सारी की सारी चीजें बनाई गई हैं ब्राह्मणों द्वारा। तो ब्राह्मणों के कुछ यूनिवर्सल रूल्स थे, यूनिवर्सल रूल्स जैसे सिर्फ क्षत्रिय ही राजा बनेंगे, ब्राह्मण सिर्फ पूजा पाठ करेंगे, बट ये यूनिवर्सल रूल्स जो थे ये हर जगह फॉलो नहीं किए जाते थे। तो कहाँ कहाँ पे ये यूनिवर्सल रूल्स टूटे हैं? सबसे पहला चीज,
नॉन क्षत्रिय रूलर्स, मतलब पहला तो यही टूटा कि सिर्फ क्षत्रिय ही आज तक रूलर्स नहीं बने हैं, उसके अलावा भी कुछ रूलर्स हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मौर्य, मौर्य क्लैन जो थे वो बुद्धिस्ट थे। शुंगाज एंड कानवाज, ये जो क्लैन था ये ब्राह्मण्स थे। शाकाज, ये तो इंडिया के ही नहीं थे, ये सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है, तो इनका तो पता ही नहीं क्या थे ये लोग, बट इनको मलचाज कहा जाता था, ठीक है, मलचाज, मिलचाज, वट एवर यू कॉल इट, ठीक है। इनको मिलचाज इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये नॉन सांस्कृतिक लैंग्वेज का यूज करते थे, मतलब इनका संस्कृत से कुछ लेना देना ही नहीं था, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया से आए थे, इनकी कल्चर और हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। नेक्स्ट है सतवाहना, ये भी ब्राह्मण्स थे। तो यहाँ पर इनका यूनिवर्सल रूल टूटा। दूसरी चीज क्या इनके यूनिवर्सल रूल में टूटी थी, इनका कहना था कि दुनिया भर में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे वर्ण वर्ण में ही आते हैं, वर्णों में ही आते हैं, वर्ण के बियॉन्ड तो कुछ है ही नहीं, बट बियॉन्ड वर्णास भी देखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल निषाद, निषाद जो होते थे वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते थे, जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है। इनके लिए काफी कुछ कहा गया है, ठीक है, इनको डिस्क्राइब किया गया है एज ऑड या अनसिविलाइज्ड या एनिमल भी कहा गया है इनको, ठीक है। तो निषाद के एक एग्जाम्पल हैं, एकलव्य जो थे वो निषाद जाति से आते थे। अब आपके लिए एक और होमवर्क है कि एकलव्य कौन थे, कहोगे कि आज तो होमवर्क पे होमवर्क मिल रहे हैं। नेक्स्ट है चांडाल, तो चांडाल कौन थे, ये अनटचेबल्स में आते थे, ये भी वर्णों में नहीं पढ़ते थे, ठीक है। इनको पॉल्यूशन भी कहा गया है। क्यों इनको पॉल्यूशन इसलिए कहा गया है, पॉल्यूशन का काम क्या होता है, ये पॉल्यूशन हवा को गंदा कर देगा, तो जो चांडाल है इनको पॉल्यूटिंग पीपल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सोसाइटी को गंदा करते थे, अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण्स, ओनली अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण्स। चांडाल्स जो थे वो अनटचेबल थे, ये वो लोग थे जो जिस जैसे अगर किसी की डेथ हो जाती थी और उसका कोई घर वाला ना हो तो उसको जला देना, और डेड बॉडीज के कपड़े ये पहनते थे, ज्वेलरी उनकी पहनते थे। इनको गांव में आना तक अलाउड नहीं होता था, अगर ये गांव में आते थे तो रात के अंधेरे में आते थे ताकि कोई भी इनको देख ना ले, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा मानना था कि अगर कोई चांडालों की शक्ल देख लेगा तो उनका दिन खराब जाएगा, तो इसकी वजह से ये रात के अंधेरे में आते थे। ओके, तो ये सारे के सारे जो यूनिवर्सल रूल्स थे ये तोड़े गए हैं बाय डिफरेंट पीपल्स। ओके, अब आती है जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के लिए कैसा एक्सेस था, मतलब प्रॉपर्टी किसको दी जाती थी या प्रॉपर्टी किसको मिलती थी, तो ये अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति है, ये इसकी जानकारी हमें मनुस्मृति में मिलती है। अब बताओ मनुस्मृति क्या थी। इट वॉज फर्स्ट हैंड रिटन बुक। जो ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं वो अपना ध्यान इधर लाइए, अपना ध्यान इधर केंद्रित करिए। कौन सी गेम खेलूं, रात में क्या खाऊं, शाम में क्या करूं, ये सारे क्वेश्चंस बाद में सोच लेना, क्लास के बाद सोच लेना, ठीक है, अभी इस पे ध्यान दो। तो प्रॉपर्टी किसको दी जाती थी, सबसे पहली चीज एज यूजुअल जो भी प्रॉपर्टी होती थी पेरेंट्स की, मतलब फादर की डेथ के बाद, जो पेरेंट्स होते थे उनकी डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी होती थी उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाता था अमंग देयर सन्स, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सन्स, बट जो एल्डर सन होता था, जो बड़ा बेटा होता था, उसको एक स्पेशल शेयर दिया जाता था, मतलब उसको थोड़ा सा ज्यादा प्रॉपर्टी दी जाती थी। और क्या चीज थी, औरतों का तो सोचो मत, वो कुछ भी क्लेम नहीं कर सकती थी उस प्रॉपर्टी में, ठीक है, कुछ भी क्लेम नहीं कर सकती थी। तो फिर उनको क्या मिलता था, उनको सिर्फ मिलता था स्त्री धन। स्त्री धन क्या होता है, जब औरतों की शादी हो जाती है ना, तो उस टाइम पे उनको कुछ प्रॉपर्टी या कुछ भी, मतलब पैसा, ज्वेलरी, कुछ भी दे सकते हैं, तो वो उनके पास रहता था, उनका जो हक होता था वो खाली उसी पर होता था, ठीक है, तो विमेन को खाली स्त्री धन मिलता था। अब एक नाम आता है बीबी लाल। बीबी लाल कौन थे, 1951 से लेके 52 के बीच में ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हस्तिनापुर में खोज करी थी, एक्सकवेट करा था।
हस्तिनापुर बहुत बड़ा पोर्शन है महाभारत का, तो इन्होंने हस्तिनापुर में खोज करी थी, यूपी में, मेरठ। और इन्होंने बताया था कि महाभारत के टाइम पे घर कैसे होते थे, विमेन कैसे रहती थी, ठीक है, लाइफ कैसे होती थी, ये सारी की सारी चीजें बीबी लाल ने बताई हैं 1951 से 52 के बीच में। तो सीयूटी रिलेटेड क्वेश्चन, हस्तिनापुर की खोज किसने करी थी 1951 में, तो ही वॉज बीबी लाल। क्या चीजें उन्होंने बताई थी, हाउसेस के बारे में, विमेन्स के बारे में, लोगों की लाइफ के बारे में, कि लोग कैसे रहते थे, ये सारी की सारी चीजें इन्होंने बताई थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी चीज समझ ना आई हो, अगर आपको कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड आई होप आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे। और अगर आपको इस वीडियो या इस चैप्टर का और ज्यादा डिटेल्ड में समझना है, तो मैंने ऑलरेडी वो वीडियो पोस्ट कर रखी है, आपको इसका लिंक कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से सीधा उस वीडियो पर पहुंच जाओगे और इस चैप्टर को डिटेल्ड में समझ पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।